नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो और भी इंटरेस्टिंग है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है हमारा साइंस का 2021 के लिए जो सीबीएसई ने अपलोड किया है, इसको डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसका सेक्शन बी अब पार्ट 3 जो है, मैंने 2 वीडियो इससे पहले भी डाल रखे हैं, अब इसका पार्ट 3 आप देखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 जो 2 नंबर का सवाल है, कहता है कि बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बिल्कुल सही बात, बाइल जूस में किसी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, फिर भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डाइजेशन की प्रोसेस में। तो बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, आपका जो बाइल जूस होता है दोस्तों, बाइल जूस में भले ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, फिर भी वो क्या कर देता है, जैसे फैट हुआ, फैट को, बड़े बड़े फैट को तो क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इमल्सीफाई कर देता है। अब जब ये इमल्सीफाई कर दिया तो इसके चारों तरफ जो इसको पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज, ये इसके चारों तरफ लग सकता है अब आसानी से, और इसका बेहतर डाइजेशन, बेहतर ब्रेकडाउन और कर देगा और सिंप्लीफाई कर देगा, ताकि ये आसानी से लैक्टियल्स के माध्यम से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए भले ही इसने डाइजेशन नहीं किया, लेकिन इमल्सिफिकेशन करके इसने कहीं ना कहीं एंजाइम्स को बेहतर अपॉर्चुनिटी दी कि वो और बेहतर डाइजेशन कर पाए। उसके बाद इसी का और में सवाल दिया है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव द रीजंस। देखिए, बर्ड्स हो या मैमल्स हो, ये 4 चैम्बर का हार्ट रखते हैं। आप जानते हैं कि 4 चैम्बर का ये जो हार्ट है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स हैं, और ये वॉल्व्स के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, बीच में वॉल्व्स भी लगी होती हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है, तो देखिए आपको पता होगा कि बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, जो हायर एनिमल्स हैं, इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कारण इनको अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली मेंटेन करना पड़ता है। तो अब अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जो ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सके और बेहतरीन से बेहतरीन ब्रेक डाउन हो सके। तो किसी भी प्रकार की मिक्सिंग ना हो ब्लड की, यानी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए उसने क्या किया, लेफ्ट वाले रीजन में प्योर पूरा चलता है, राइट वाले रीजन में इम्प्योर चल रहा होता है। तो इस प्रकार से मिक्सिंग से बचाने के लिए क्या होते हैं, ये वेल सेपरेटेड होते हैं, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। अगला सवाल पूछता है क्या कि सर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये 2 नंबर का सवाल है। स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली। तो आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि आपको पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप देख लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होने वाली है, आपने देखा भी होगा कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड पौधा क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है, और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो क्या करता है, सॉइल से लेता है। सनलाइट सूरज से, सन से प्राप्त होती है, क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में प्रेजेंट होता है, और इनके रिएक्शन के फलस्वरूप वो क्या करता है सर, ये आपका ग्लूकोज बनाता है, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन निकलता है, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में पानी भी रिलीज होता है। सवाल पूछता है कि सर, आप ध्यान से सुनिए, सवाल कहता है कि सर आप मुझको ये बताइए कि इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आपको सारे इवेंट्स सीक्वेंसली बताने हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला इवेंट तो ये होता है कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। किसमें, जो सबसे पहला काम वाटर का ब्रेक डाउन होगा, और वो किसमें बदलेगा सर, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। लेकिन उससे भी पहले आपको बताना होगा कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, यानी सबसे पहले लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरे स्टेप में आप बताएंगे कि पानी ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीजन बनाता है, और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है उसमें बताएंगे कि कार्बन डाई का जो इस्तेमाल हुआ था वो इसके भोजन के निर्माण में उपयोग में आता है, ग्लूकोज या स्टार्च बाद में बनाएगा। अगला सवाल ये पूछता है क्या कि ठीक है सर, आपके 22वां नंबर सवाल तो एकदम बिल्कुल तरह से समझ में आ गया, लेकिन इसी में उसने कहा कि सर क्या ये एसेंशियल है कि ये स्टेप्स एक के बाद एक हो इमीडिएटली। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखते होंगे डिजर्ट प्लांट्स में, यहाँ मैंने लिख रखा है, डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं, डिजर्ट प्लांट रात के जब तक सुबह होती है, जब तक दिन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, और रात के समय वो क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन करते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, और जैसे ही सुबह के समय सनलाइट अवेलेबल होती है, फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुरंत इसको इमीडिएटली करें, बल्कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना करके बाद में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। कोई एक ऐसा टेस्ट बताइए जो ये कन्फर्म कर सके कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन है। तो देखिए, कभी भी कार्बन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर के थ्रू होकर के गुजारेंगे। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि सर उसमें क्या है, कार्बन की प्रेजेंस है।
हाउ इज द कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन इट्स कंपाउंड। कार्बन कैसे नोबल गैस वाला स्टेट प्राप्त कर सकता है। तो आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये क्या करता है 2,4, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देता है वो और ना ही किसी से लेता है, बल्कि वो किस में बिहेव करता है, ये शेयरिंग में विश्वास रखता है, शेयर करता है। ठीक, अगला सवाल पूछा है क्या, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर मोर देन दोज फाउंड बाई ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। कहना कि सभी एलिमेंट्स को एक तरफ मिला दीजिए, उनसे जितने कंपाउंड बनते हैं उससे भी ज़्यादा कंपाउंड कार्बन अकेले बना देता है। तो आप बताइए ऐसा क्यों है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए कम से कम 2 रीज़न दे करके। तो सबसे पहला रीज़न आपने पढ़ा होगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कार्बन की सबसे बड़ी खासियत होती है लॉन्ग चैन फॉर्म करने की, और दूसरी खासियत अभी आपने पढ़ा कि शेयरिंग का इसका नेचर होता है। तो फटाफट वो शेयर करके इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है कार्बन। तो ये 2 इसके मुख्य रीज़न हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिखा रहा है, कह रहा है क्या कि सर आप बताइए रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम आपके सामने। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो S की होगी, उसके बाद R की, फिर उसके बाद P की, फिर उसके बाद Q की। मैंने यहाँ पे निशान से दिखाया है, आप देख पा रहे होंगे कि Q जो है आप देख रहे होंगे कि MgSO4, ZnSO4, CaSO4, Na2SO4 ये 4 कंपाउंड हैं, और ये जो Q नाम का सैंपल है ये चारों के साथ रिएक्शन कर रहा है, इससे भी रिएक्शन कर ले रहा है, इससे भी रिएक्शन कर ले रहा है, इससे भी रिएक्शन, यानी 4 के चारों इसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। ठीक, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो आपका P है, P 2 के साथ कर रहा है और 2 के साथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी इससे थोड़ी क्या है, हाई है। तो रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में लिखना था, तो चूंकि इसका किसी से रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे S जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखना है, क्योंकि इसका किसी से रिएक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, और चूंकि ये चारों से रिएक्शन कर रहा है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे जिसका कम होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे S, फिर उसके बाद बढ़ता हुआ उससे ज़्यादा जो है उस किसका है, P का, फिर उससे ज़्यादा किसका है, Q का, सॉरी R का, और उसके बाद R का, फिर उसके बाद P का, और फिर उसके बाद Q का। Q सबसे क्या कहते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी का 24 का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि Q रिएक्ट्स CuSO4, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब चूंकि ये CuSO4 कॉपर सल्फेट से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो Q एंड जो कॉपर होगा वो कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉपर तो ऐसे ही लेस रिएक्टिव है, और ये बहुत रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा क्या, QSO4। सही है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें यह कहता है कि एक वाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म से होकर के गुजर रही है, और वो डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 रंगों में, जिसमें सबसे ऊपर रेड है और सबसे नीचे वायलेट है। आपने पढ़ा होगा विबग्योर वाला फार्मूला, VIBGYOR। तो रेड जो है सबसे कम डेविएट होता है, वायलेट जो है सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाता है। तो कह रहा है इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं क्या, डिस्पर्सन। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। अगला पूछ रहा है कि सर बताइए वाई वायलेट लाइट बेंड्स मोर देन द रेड। वायलेट लाइट क्यों रेड से की अपेक्षा ज़्यादा बेंड हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ है रेड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, और कम होने की वजह से इसके पास एनर्जी भी कम है, और ये क्या हो जाती है, ज़्यादा बेंड हो जाती है। जबकि रेड वाले के पास ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है, लीस्ट डेविएट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ स्पीड का भी मैटर है। रेड वाली लाइट का स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और जो आपका वायलेट लाइट है उसका स्पीड काफ़ी कम होता है। आखिरी सवाल इसी का हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जो ये कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इस डायग्राम को देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। कहता है कि सर ये 2 रेजिस्टेंस हैं, एक R1 और एक R2। हम R2 की जगह पर ये चाहते हैं कि एक जो है, यहाँ पे सवाल को मैं दिखाता हूँ, लिखा है क्या इसने, कि सर जो R2 है इसकी जगह पर हम चाहते हैं, यहाँ तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है R1 की जगह पर, लेकिन R2 की जगह पर हम चाहते हैं कि 2 ओम या 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाएं। तो आप बताइए कि किन इन दोनों में से 2 ओम या 3 ओम में से कौन सा वाला लगाएं कि ताकि क्या हो, बेहतरीन करंट हमको प्राप्त हो सके। सॉरी, करंट तो 9 एम्पियर का है ही,
तो चाहता है कि सर इस जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं कि ताकि सर्किट बेहतर ढंग से चल पाए। तो किसको आप चूज़ करेंगे? देखिए आपको चूज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देखिए कहता है क्या कि ओवरऑल करंट नीडेड इज़ 9 एम्पियर और वोल्टेज कितना है 12 एम्पियर। आई आपको पता है, वी आपको पता है, आर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस वहाँ पर लगाएं। तो जो रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट इज़, तो आपको फार्मूला होगा पता, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर बराबर वी अपॉन आई। तो हमने क्या कर दिया कि सर वी को ऊपर लिख दिया और आई को नीचे लिख दिया। तो आपको आर पता चल गया 4/3 ओम का होना चाहिए। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल का फार्मूला, पैरेलल के लिए नियम होता है आर इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हमने उस जगह पर वही काम किया, हमने यहाँ पर लिख दिया जहाँ पे 4 था वहाँ पे लिख दिया 4 इंटू R2, चूँकि पहला R1 तो हमको पता ही है, और दूसरी जगह पर हमने लिख दिया R1 प्लस R2 यानी 4 प्लस R2 इज इक्वल टू 4/3। अब इस 4/3 का हमने मल्टीप्लाई किया इससे, या इक्वल टू ऐसे लिख दिया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 चौके 12 R2 बराबर 4 चौके 16 प्लस 4 इंटू R2 यानी 4 R2। अब 4 R2 को यहीं रहने दिया मैंने, और 4 R2 यहाँ पर जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 12 R2 माइनस 4 R2 बराबर, अब ये खाली 16 बचा। 12 में से 4 गया कितना बचा 8 R2 बराबर 16। तो R2 बराबर 16 अपॉन 8 यानी 2 ओम का आपको रेजिस्टेंस लगाना होगा। उम्मीद है कि आपको इस तरह के 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इसे लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ऑल द बेस्ट।